सीरिया में हालात बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो चुके हैं क्योंकि इसराइल के जो टैंक्स हैं वो सीरिया के अंदर दाखिल हो चुके हैं, यानी सीरिया के अंदर एक नई जंग छिड़ सकती है। अब की जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि जो शाम के सदर बशार अल असद हैं वो सीरिया से भाग गए हैं और अब बताया जा रहा है कि वो मॉस्को में सियासी पनाह लिए हुए हैं क्योंकि सीरिया में उनकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर गिर चुकी है और उनकी जान को ख़तरा भी है। तो इसी बात की बिना पर बशार अल असद को रशिया ने मॉस्को के अंदर सियासी पनाह दी हुई है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि सीरिया के अंदर बशार अल असद की जो हुकूमत है वो तो गिर चुकी है, लेकिन सीरिया के अंदर आगे क्या होने वाला है और अगली हुकूमत किसकी होगी और ये तमाम सूरत हाल किस वजह से पैदा हुई है। ऐसे बहुत से सवाल हैं, लेकिन ये तमाम बातें हम इस वीडियो में जानेंगे, तो इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में A to Z बातें बताई जाएंगी, वो भी इंतहाई आसान अल्फाज में, जिससे ये तमाम बातें हमारे जहन के अंदर आसानी से बैठ जाएंगी। तो नाज़रीन, क्या आपको पता है कि जो बशार अल असद की हुकूमत है ये इनको वालिद की वजह से मिली है। इनके वालिद का नाम है हाफिज़ अल असद, जिनकी हुकूमत 1971 से लेकर 2000 तक थी, क्योंकि 2000 में उनकी डेथ हुई, इसी वजह से 2000 में यह हुकूमत बशार अल असद के हाथ में आई। लेकिन 2011 में सीरिया में एक ऐसे हालात बन जाते हैं जिससे बशार अल असद की जो हुकूमत है वो बिल्कुल मुतज़लज़ल होती हुई नज़र आती है। दरअसल 2011 में कुछ यूँ हुआ था कि सीरिया में दारा नामी शहर के अंदर कुछ बच्चे थे जो सीरियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ लिख रहे थे, जो कि बाद में पुलिस के हाथों पकड़े गए और उनको सीरियन गवर्नमेंट ने एक दर्दनाक सज़ा दी, क्योंकि ये वो वक्त था जब मिडल ईस्ट में पहले ही प्रोटेस्ट हो रहे थे सीरियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। तो इस बात को लेकर सीरिया के अंदर भी ये प्रोटेस्ट फैल गया और सीरियन लोगों ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और यहीं से निकलते हैं सीरियन रेबल्स, यानी शाम के बागी लोग, अल नसरा और ISIS जैसी तंजीमें सीरियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती हैं, जिनका मकसद था कि एक इस्लामी हुकूमत हो, इंसानों के तमाम हकूक़ अदा किए जाएं, सीरिया के अंदर नए सिरे से तामीरात शुरू किए जाएं और इनका सबसे बड़ा हदफ ये भी था कि बशार अल असद की हुकूमत सीरिया के अंदर बिल्कुल ख़त्म की जाए। लेकिन अगर बात की जाए सीरियन लोगों की, तो इनमें से कुछ लोग सपोर्ट करते थे और कुछ लोग इख्तलाफ भी रखते थे, यानी कुछ लोग कहते थे कि बशार अल असद की हुकूमत हो और कुछ लोग कहते थे कि शामी बागियों की हुकूमत हो। और अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो US का प्रेसिडेंट उस वक्त ओबामा था, तो ओबामा ने ये हुक्म दायर किया कि इसको शाम की हुकूमत से रिमूव किया जाए और बाकी जो मुल्क थे, ईरान, रशिया, लबनान, ये सीरियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे। लेकिन सीरिया का पड़ोसी मुल्क तुर्की, वो सीरियन गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता था, बल्कि वो इन शामी बागियों को सपोर्ट करता था, क्योंकि तुर्की के अपने ही मफादात थे, यानी सीरिया का जो शुमाली इलाका है उसको तुर्की हासिल करना चाहता था, लेकिन सीरियन गवर्नमेंट इसकी राह में रुकावट बनी हुई थी। इसी वजह से तुर्की ने शामी बागियों को सपोर्ट की और ख़ास तौर पर सीरियन अवाम के लिए रेफ्यूजीज़ शेल्टर, फूड, हत्ता के सीरियन अवाम के लिए बॉर्डर्स के रास्ते भी खोल दिए गए। यानी तुर्की की मुकम्मल कोशिश ये थी कि बशार अल असद की हुकूमत मुकम्मल तौर पर गिर जाए और ख़ास तौर पर इसराइल भी ये सूरत हाल देख रहा था और वो भी यही चाह रहा था कि बशार अल असद की हुकूमत मुकम्मल तौर पर गिर जाए, ताकि इसराइल सीरिया के अंदर आकर गोलान वाली पहाड़ी जो उसने सीरिया से जंग लड़कर हासिल की हुई थी उस जगह को कब्जा कर सके। और अब वक्त है 2024 का, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि वो तमाम ममालिक जो सीरियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थी, सीरियन गवर्नमेंट के गिरने के बाद उन्होंने एक्शन उठाना शुरू कर दिए, जैसे कि इसराइल ने अपने टैंक्स सीरिया के अंदर दाखिल कर दिए, शाम के बागियों ने अब पूरे सीरिया के अंदर कब्जा जमाना शुरू कर दिया है और तुर्की ने सीरिया के नॉर्दर्न हिस्से यानी कुर्दिश एरिया में कदम उठाना शुरू कर दिया है। यानी जो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ थे
وہ حکومت کرنے کے بعد اپنے اپنے مفادات حاصل کر رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں حکومت تو گر گئی ہے، لیکن وہ ممالک جو حکومت کو سپورٹ کرتے تھے جیسے کہ رشیا، لبنان اور ایران، کیا یہ اب بھی ایکشن اٹھائیں گے؟ یعنی سیرین گورنمنٹ کی مکمل طور پر سپورٹ کریں گے یا نہیں؟ تازہ ترین صورتحال میں تو یہی لگ رہا ہے کہ ہاں وہ سپورٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ رشیا نے پہلے بھی سپورٹ کی تھی، یعنی اپنی آرمی سیریا کے اندر بھیجی تھی، ساتھ میں ٹینکس، فائٹر جیٹس بھی سیریا کے اندر بھیجے تھے، اور اب بھی اس مرتبہ رشیا نے بشار الاسد کو سیاسی پناہ دی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رشیا سپورٹ کر رہا ہے۔ اور اگر بات کریں ایران کی، ایران بھی سیریا کی اکانومیکل یعنی معیشی مدد کر رہا تھا اور اب بھی کر رہا ہے۔ اس میں ایران کے اپنے بھی مفادات ہیں، یعنی ایران جو اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، اور ساتھ میں ایران کی جو پراکسی ہے حزب اللہ جو کہ لبنان میں ہے، اور حماس اور دیگر جتنی بھی پراکسیز ہیں ان کو سپورٹ اور سامان مہیا کرنے کے لیے راستہ درکار ہے۔ تو اسی وجہ سے عراق، شام اور لبنان، یہ تمام خطے ایران کے لیے بہت ہی اہم ہیں۔ لیکن سیریا کے اندر مستقبل میں کیا ہوگا، مطلب آگے کیا صورتحال بن سکتی ہے، یہ آنے والی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور خاص طور پر پیانو لارز کو انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور فیس بک پر سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔